नमस्कार, आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार में बहुत कुछ बदल रहा है। अब आप कहेंगे अब क्या बदल रहा है? चुनाव हो गए, चुनाव बड़ी तेजी से और बल्कि कहें बड़े तीखेपन से लड़े गए। आरजेडी के नेतृत्व वाले महागठबंधन को उम्मीद थी कि उनको सत्ता मिल रही है। एनडीए के लोगों को पहले से पता था कि नतीजा क्या आने वाला है। उनको अपने काम पर भरोसा था, अपनी डिलीवरी पर भरोसा था, उनकी सरकार की जो नीतियां थी। उसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की छवि पर भरोसा था, उनकी विश्वसनीयता पर भरोसा था। और उनकी विश्वसनीयता, उनकी साख और जनता का भरोसा दोनों एक दूसरे पर खरे उतरे और नतीजा आपके सामने है। उसके बाद चुनाव अभियान के दौरान विपक्षियों ने, भाजपा और नीतीश कुमार के विरोधियों ने एक अभियान चलाया कि भाजपा चुनाव के बाद नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब आप विपक्ष की दयनीयता का अंदाज़ा इसी बात से लगाइए कि उनके पास सबसे बड़ा मुद्दा ये था कि उनका विरोधी गठबंधन किसको मुख्यमंत्री बनाएगा, किसको नहीं। तो वो भी गलत साबित हो गया। नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली, मंत्रिमंडल बन गया। मंत्रिमंडल में जितने सहयोगी दल थे बीजेपी के, या कहें कि एनडीए के जितने सहयोगी दल थे, सबको प्रतिनिधित्व मिल गया। किसी ने असंतोष जाहिर नहीं किया, किसी ने बगावत नहीं की। सब कुछ बड़े सामान्य ढंग से हो गया और मंत्रिमंडल ने एक तरह की कंटिन्यूटी का संदेश दिया। लेकिन इसमें एक और संदेश छिपा हुआ है जो कंटिन्यूटी से अलग जाता है, जो भविष्य में होने वाले बदलाव का संकेत देता है। हालांकि ये बहुत से लोगों को लग सकता है कि बहुत मामूली सी घटना है, मामूली सा अंतर आया है, इससे कोई बड़ा परिवर्तन होने जा रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है। सरकार में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं हुआ है। जेडीयू में तो जो मंत्री बने हैं ज़्यादातर के विभाग वही हैं। भाजपा में कुछ मंत्रियों के विभाग बदले हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बदलाव हुआ है वो ये कि पहली बार 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं और हम आज 2025 में हैं। 20 साल वो मुख्यमंत्री रहे, 16-17 साल बीजेपी के साथ, बीच में 2 बार आरजेडी के साथ। लेकिन किसी भी कार्यकाल में उन्होंने गृह विभाग नहीं छोड़ा। गृह विभाग मुख्यमंत्री के पास ही रहा। वैसे बिहार का जो राजनीतिक इतिहास है, सरकार का इतिहास है, जितना मुझे याद है, उसमें एक ही बार समाजवादी नेता रामानंद तिवारी गृह मंत्री बने थे। 2-3 लोग गृह राज्य मंत्री जरूर बने हैं, लेकिन गृह मंत्री मतलब कैबिनेट मिनिस्टर गृह विभाग का कोई नहीं बना था रामानंद तिवारी के अलावा। ये पहली बार हुआ है कि सम्राट चौधरी, जो बीजेपी के नेता हैं विधानसभा में और साथ साथ डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनको मिला है गृह मंत्रालय का प्रभार। नीतीश कुमार के रहते ये संभव हो गया और बिना किसी विवाद के संभव हो गया, बिना किसी नाटक के। ऐसा नहीं है कि इसके लिए बड़े लंबे दौर की बातचीत चली हो और सौदेबाजी हुई हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो नीतीश कुमार बदल गए हैं या भाजपा बदल गई है? नीतीश कुमार कमजोर पड़ गए हैं, भाजपा मजबूत हो गई है। ये सब आप निष्कर्ष निकाल सकते हैं अपने अपने अनुसार। लेकिन इतना तो निश्चित रूप से है, मतलब जो निर्विवाद रूप से कहा जा सकता है कि दोनों के इक्वेशन में, दोनों के जो संबंध हैं, उसके समीकरण में बदलाव आ रहा है। ये लेकिन बदलाव बड़ा धीमा है, पूरी तरह से इसके दिखाई देने में समय लगेगा। नीतीश कुमार चाहे उनकी पार्टी बड़ी रही हो या भाजपा से छोटी हो गई हो, उन्होंने हमेशा जो है अपनी चलाई, जो चाहा वो भाजपा से मनवाया। पहले जब गठबंधन हुआ तो भाजपा को लोकसभा की दृष्टि से बड़ी पार्टी माना और विधानसभा के चुनाव की दृष्टि से जेडीयू और उससे पहले समता पार्टी, मतलब नीतीश कुमार की पार्टी को। तो इसी हिसाब से सीटों का बंटवारा होता था। लेकिन धीरे धीरे नीतीश कुमार ने वो समीकरण बदल दिया। लोकसभा में भी उनको ज़्यादा सीट चाहिए, विधानसभा में भी, और बीजेपी ने मान लिया। तो अगर 25 साल का ये सफ़र देखें इस गठबंधन का, तो लगातार आपको दिखाई देगा कि भाजपा नीतीश कुमार के सामने सरेंडर करती गई। सरेंडर को उस अर्थ में मत लीजिए, गठबंधन चलाने के लिए, गठबंधन का धर्म निभाने के लिए, और ये गठबंधन टूटने ना पाए। केवल ये राजनीतिक गठबंधन नहीं था, ये सामाजिक गठबंधन भी था। ये भारतीय जनता पार्टी को शुरू से मालूम था।
कि अगर बिहार की राजनीति में सामाजिक समीकरणों का तरीका बदलना है, सामाजिक समीकरणों को नई दिशा देनी है, तो उसके लिए इस गठबंधन का चलना जरूरी है। इसलिए नीतीश कुमार के नेतृत्व पर कभी सवाल नहीं उठाया। उनकी जो मांगे थी, नाजायज मांगों को भी भारतीय जनता पार्टी ने माना। सबसे बड़ा उसके दो सबूत थे। एक, जब 2005 में उनको मुख्यमंत्री बनाया, उससे पहले उन्हीं की पार्टी के नेता उनके खिलाफ थे, जॉर्ज फर्नांडिस, दिग्विजय सिंह। दोनों नहीं चाहते थे कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इन दोनों नेताओं की, इसमें खास तौर से जॉर्ज फर्नांडिस की बात भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बहुत मानता था, लेकिन इस मामले में नहीं माना। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दूरदृष्टि से देख रही थी, उसे भविष्य दिखाई दे रहा था। वो वर्तमान पर उस तरह से नहीं अटकी हुई थी कि अभी क्या होने जा रहा है, अभी हमको क्या नुकसान होने जा रहा है, या अभी हम क्या फायदा उठा सकते हैं। ये तात्कालिक लाभ की दृष्टि भाजपा की नहीं थी। बिहार में और भी राज्यों में रही है, लेकिन आज बात बिहार की कर रहे हैं, इसलिए बिहार में ये संदेश गया कि बिहार में नीतीश कुमार, भाजपा भी हैं, जेडीयू भी है। भाजपा में भी वही तय होता था जो नीतीश कुमार चाहते थे। सुशील मोदी उनके सहयोगी के रूप में डिप्टी चीफ मिनिस्टर के, दूसरा कोई डिप्टी सीएम नहीं बनने दिया नीतीश कुमार ने। और सुशील मोदी से उनके इतने अच्छे संबंध थे कि वो जो चाहते थे वो होता था। और सुशील मोदी की आप इसे कमजोरी कह लें या गठबंधन की मजबूरी कह लें, या शीर्ष नेतृत्व, जब उनको ये पता चल गया कि मेरे कहने से कुछ नहीं होने वाला, दिल्ली में सब तय हो रहा है, तो दिल्ली से जो निर्देश आएगा वो मुझे मानना है, तो सुशील मोदी ने बजाय संघर्ष करके, विद्रोह का झंडा उठाकर अलग हो जाने के, ये स्वीकार किया कि धारा के साथ बहो। जिस दिशा में पार्टी ले जाना चाहती है इस गठबंधन को, उसी दिशा में चलते रहो, तो गठबंधन में दरार ना आए, गठबंधन में मतभेद न पैदा हो, गठबंधन में मनमुटाव ना हो, इसको इंश्योर किया सुशील मोदी ने। उस समय वो चाहते तो समस्या पैदा कर सकते थे, उन्होंने ऐसा नहीं किया। पार्टी के हित को अपने निजी हित से ऊपर रखा। लेकिन असली, जो मैंने दो घटनाओं का जिक्र किया, एक तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाने के समय का, और दूसरा 2020 को याद कीजिए। पहली बार गठबंधन में ऐसा हुआ कि नीतीश कुमार की पार्टी छोटी पार्टी हो गई और बीजेपी बड़ी पार्टी हो गई। जेडीयू को 43 सीटें 43 मिली 2020 के चुनाव में, और बीजेपी को 74 सीटें 74 मिली। कायदे से बीजेपी का मुख्यमंत्री होना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। उसके दो कारण थे। नीतीश कुमार बोल चुके थे कि भाई आप बड़ी पार्टी बन गए, अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए। तो ये बात मैंने आपको पहले भी कही थी, आज भी कह रहा हूं। ये वाक्य नीतीश कुमार का, ये प्रस्ताव नहीं था, ये धमकी थी। धमकी ये थी, जो बात उन्होंने नहीं कही कि अपना मुख्यमंत्री बनाकर सरकार चला लीजिए अगर चला सकते हो। और भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को पता था कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे तो ये सरकार नहीं चलेगी। 3 महीने चलेगी, 6 महीने चलेगी, 8 महीने चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं थी। 5 साल तो किसी भी हालत में नहीं चलेगी, क्योंकि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से हटकर जो है वो पॉलिटिकली सर्वाइव नहीं कर सकते। ऐसी उनकी राजनीति हो गई है। उनको मालूम है कि उनकी राजनीतिक ताकत मुख्यमंत्री के पद से आती है, इसलिए किसी भी गठबंधन में रहे हों, मुख्यमंत्री का पद उन्हीं के पास रहा है। लेकिन जिस परिवर्तन की आज मैं बात कर रहा हूं, आप सोचिए कि 2020 में भी नहीं हुआ हो। 2020 में बड़ी पार्टी होने के बावजूद भाजपा ने अपना मुख्यमंत्री तो नहीं ही बनाया, भाजपा ने नीतीश कुमार से गृह विभाग भी नहीं मांगा। और आप याद करें, महाराष्ट्र में यह फॉर्मूला बीजेपी और शिवसेना ने शुरू किया था कि जो बड़ी पार्टी है उसका मुख्यमंत्री, और नंबर 2 की जो पार्टी है उसके पास गृह मंत्रालय होगा, जिसको बाद में एनसीपी और कांग्रेस ने भी अपनाया। लेकिन बिहार में यह फॉर्मूला लागू नहीं हुआ। 2020 सबसे अच्छा मौका था बीजेपी के लिए कि भाई हम मुख्यमंत्री का पद छोड़ रहे हैं, बड़ी पार्टी होते हुए भी, लेकिन गृह विभाग, क्योंकि गृह विभाग को माना जाता है कि मुख्यमंत्री के बाद गृह मंत्री दूसरे नंबर का व्यक्ति होता है ताकत के लिहाज से। अब ये सरदार पटेल के समय से बना चला आ रहा है, क्योंकि पुलिस उसके हाथ में होती है, कानून व्यवस्था उसके हाथ में होती है, तो वो पूरे शासन तंत्र को कई तरह से प्रभावित करने की स्थिति में होता है। ये पहली बार हुआ है
कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को यानी सम्राट चौधरी जो डिप्टी सीएम हैं उनको गृह मंत्री भी बनाया गया है, गृह विभाग भी उनके पास है। और नीतीश कुमार इस पर मान गए। अंदर क्या हुआ होगा मुझे मालूम नहीं, लेकिन नीतीश कुमार या उनकी पार्टी की ओर से कोई भी ऐसा स्वर नहीं उठा कि नीतीश कुमार इससे नाराज है, नाखुश है, नहीं चाहते थे, उन पर दबाव डाला गया, ऐसी कोई बात सामने नहीं आई। ये एक छोटा सा परिवर्तन बड़े परिवर्तन का संकेत है, ऐसा मैं मानता हूं। अब सम्राट चौधरी के सामने बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा अवसर है। उनको अपना कद बढ़ाने का मौका मिला है, जो सुशील मोदी को अपने पूरे राजनीतिक जीवन में नहीं मिला। तो सुशील मोदी को जो नहीं मिला वो सम्राट चौधरी को मिल गया। सुशील मोदी खाटी आरएसएस के व्यक्ति थे, पार्टी के संगठन से निकले हुए व्यक्ति थे, नीचे से उठकर ऊपर आए थे। सम्राट चौधरी बाकी पार्टियों में घूमकर आए हैं भाजपा में, लेकिन भाजपा ने उनको अपना लिया है और ऐसा लगता है कि उन्होंने भाजपा को अपना लिया है। तो ये जो संबंध है, जब ये जो है दूध और शक्कर वाला संबंध बन जाता है तब ये लंबा चलता है। कम से कम आज की तारीख में हम कह सकते हैं कि सम्राट चौधरी और भाजपा का संबंध ऐसा ही है। सम्राट चौधरी को समझ में आ गया कि उनका राजनीतिक भविष्य कहां है और बिहार का राजनीतिक भविष्य कहां है। जब ये एहसास हो जाए नेता को तो आप समझिए कि वो सही रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। तो भारतीय जनता पार्टी ने, और मैं कहूंगा इसमें सबसे बड़ी भूमिका रही होगी, मुझे मालूम नहीं है, अमित शाह की। बिना किसी कड़वाहट के 25 साल में पहली बार गृह विभाग भाजपा ने ले लिया नीतीश कुमार से। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि ये नीतीश कुमार का सरेंडर है, लेकिन अगर आप व्यापक दृष्टि से देखिए तो नीतीश कुमार वास्तविकता को समझ रहे हैं। वो समझ रहे हैं कि उनका स्वास्थ्य जिस हालत में है और 20 साल की उनकी सरकार, इन दोनों को देखते हुए अब उनके लिए धीरे धीरे जगह खाली करना अनिवार्य होता जा रहा है। तो जगह खाली करने की मेरा मानना है कि ये शुरुआत है। उनको मुख्यमंत्री पद से नहीं हटाया जा रहा है, उनको मुख्यमंत्री पद से उनकी इच्छा से ही हटाया जाएगा, अगर जब भी हटाया जाएगा। लेकिन गृह मंत्रालय भाजपा को मिलने का मतलब है दोनों है। ये अच्छा भी है और चुनौती भी है। अच्छा इस मामले में है कि कानून व्यवस्था पर पकड़ ज्यादा मजबूत होगी। अभी नीतीश कुमार पिछले कम से कम कह सकते हैं 4-5 सालों में उनके पास जो मंत्रालय है, विभाग है, वो एक तरह से अधिकारी चला रहे थे। अब पहली बार बिहार को पूर्णकालिक गृह मंत्री मिला है। जब नीतीश कुमार के पास ये विभाग था तो उनके पास बहुत सारे मंत्रालय थे, मुख्यमंत्री के रूप में उनकी बहुत सारी जिम्मेदारियां थी, उनमें से एक विभाग ये भी था। लेकिन परिवर्तन क्या होगा इससे? क्या विभाग एक व्यक्ति से निकलकर दूसरे व्यक्ति के पास आ जाने का मतलब परिवर्तन है? नहीं। आप बिहार की पुलिसिंग सिस्टम, बिहार का जो पुलिस तंत्र है, उसकी मनोदशा को देखिए, तब आपको समझ में आएगा। उससे नीतीश कुमार से पहले भी था और नीतीश कुमार के शासन में भी बिहार की पुलिस जो है वो गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास करने वाली है कि दंगा हो जाए, 20 मुसलमानों को पकड़ो, 20 हिंदुओं को पकड़ो। हिंदुओं के 30 त्योहार पर शोभा यात्रा निकले, पथराव हो जाए तो भी हिंदुओं को गिरफ्तार करो, मुसलमानों को भी कर लो, संतुलन बनाकर रखो। ये जो धर्मनिरपेक्षता का खेल था, जो चल रहा था इतने सालों से बिहार में, मुझे लगता है सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनने के बाद बदलेगा। जो दोषी है वही पकड़ा जाएगा, जो अपराधी है या अपराध का आरोपी है वही पकड़ा जाएगा और उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होगी। ऐसा नहीं है कि गिरफ्तार कर लिया या डिटेन कर लिया, कुछ समय बाद छोड़ दिया, मामला खत्म हो गया। ये जो है उसकी अंतिम परिणति तक जाएगा। ये परिवर्तन आता हुआ मुझे बिहार में दिखाई दे रहा है। तो कानून व्यवस्था की स्थिति में नीतीश कुमार ने जब 2005 में मुख्यमंत्री बने उसके बाद से बहुत परिवर्तन किया, लोगों के अंदर सुरक्षा की भावना पैदा की, खासतौर से महिलाओं। वो जो उन्होंने नींव तैयार की है उस पर एक जो है इमारत खड़ी करने की जरूरत है, यानी उसको कई कदम और आगे ले जाने की जरूरत है। और भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास व्यक्त किया है सम्राट चौधरी पर कि वो इसको आगे लेकर जाएंगे। उनको लेकर बहुत सारी अफवाहें थी, कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल में नहीं लिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा, तमाम तरह की बातें हुई।
एक बात उनके बारे में कही जाती थी कि चुनाव नहीं लड़े, चुनाव नहीं जीते हैं, तो इस बार चुनाव भी लड़ा दिया गया, चुनाव लड़े और जीत गए। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी ने सम्राट चौधरी का कद बढ़ा दिया है। अब ये उन पर निर्भर करता है कि ये जो बढ़ा हुआ कद है उसके अनुरूप वो परफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं। तो उनके राजनीतिक जीवन की सबसे बड़ी चुनौती है, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी, कि अगर आगे का रास्ता तय करना है, आगे का नेता तय करना है। फिलहाल तो बीजेपी ने तय कर दिया है, बिहार में बीजेपी के भविष्य के नेता सम्राट चौधरी होंगे। तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया है कि कौन होगा। बड़ी स्पष्ट नीति सामने आ गई है। आप सम्राट चौधरी से सहमत हो, असहमत हो, उनको अच्छा मानते हो, नहीं मानते हो, ये आपका विचार हो सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो इस निर्णय पर पहुंचा है कि बिहार में आगे बढ़ने के लिए सम्राट चौधरी की ज़रूरत है। वो पिछड़ा वर्ग से भी आते हैं, कुशवाहा समाज से आते हैं, तो सामाजिक समीकरण की दृष्टि से भी, और वो जिस समाज से आते हैं उसकी संख्या नीतीश कुमार जिस समाज से आते हैं उससे ज़्यादा है। तो इस दृष्टि से भी सामाजिक संतुलन भी बनता है। और ये कहने का ये मतलब नहीं है कि बीजेपी कल जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाने जा रही है, लेकिन कुछ ऐसे मामले होते हैं, कुछ ऐसी प्रक्रिया होती है फेज आउट की, और ये फेज आउट कभी झटके में नहीं होता, धीरे धीरे होता है। तो बीजेपी ने पहले दिन से, सरकार गठन के दिन से ही फेज आउट की प्रक्रिया शुरू कर दी है। नीतीश कुमार वर्तमान के नेता हैं, अतीत के नेता थे, भविष्य के नेता नहीं हैं। ये संकेत लगातार मिल रहे। जेडीयू के लोग भी इस बात को स्वीकार करते हैं, सार्वजनिक रूप से कहें न कहें, उनको भी मालूम है कि ये चुनाव नीतीश कुमार का शायद आखिरी चुनाव था। हालांकि राजनीति में इस तरह की कोई भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए कि किस नेता का चुनाव आखिरी है। आपको याद होगा कि 1991 में पीवी नरसिम्हा राव को भेज दिया गया था, उनको जो है टिकट नहीं दिया गया, वर्किंग कमेटी में नहीं रखा गया, राजीव गांधी ने नहीं रखा था, और उनके जो साथी हैं 2-3, पी शिवशंकर, इस तरह के लोग मजाक उड़ाते थे कि जाओ लाइब्रेरी में बैठो। उनकी पढ़ने की बड़ी आदत थी पीवी नरसिम्हा राव की। राजनीति तुम्हारे बस का नहीं है। पीवी नरसिम्हा राव दिल्ली छोड़कर अपना सामान लेकर आंध्र प्रदेश लौट गए, और भाग्य का खेल देखिए, 1991 में ही, उसी साल राजीव गांधी की हत्या होती है। उसके बाद वो प्रधानमंत्री बन जाते हैं। सोनिया गांधी पहले शंकर दयाल शर्मा को बनाना चाहती थी, उन्होंने मना कर दिया, तो पीवी नरसिम्हा राव बने, पूरे 5 साल प्रधानमंत्री रहे। जिन लोगों ने 1991 के लोकसभा चुनाव से पहले नरसिम्हा राव की पॉलिटिकल ऑबिचुरी लिख दी थी, उनको पछताना पड़ा। तो इसलिए कभी राजनीति में किसी नेता की ऑबिचुरी मत लिखिए। कब वो जो है फिनिक्स की तरह से राख से उठकर खड़ा हो जाएगा पता नहीं होता, और इसमें भाग्य का, परिस्थितियों का बड़ा खेल होता है। तो इसलिए मैं नीतीश कुमार के बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो इस समय दिखाई दे रहा है मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूं कि यह संभावित रास्ता हो सकता है, होगा कि नहीं पता नहीं। और इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि भाजपा ये नहीं चाहती कि एक दिन बिहार में उसका अपना मुख्यमंत्री हो। ये उसकी हमेशा से महत्वाकांक्षा रही है, वो महत्वाकांक्षा खत्म नहीं हुई है। लेकिन उसको ये बात भी समझ में आ गई है कि नीतीश कुमार को अपमानित करके वो अपना ये लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर पाएगी। तो उसको अगर ये लक्ष्य हासिल करना है तो नीतीश कुमार को साथ लेकर उनकी सहमति से ये करना पड़ेगा। जैसे सम्राट चौधरी को गृह विभाग नीतीश कुमार की सहमति से मिला है। तो इतने दिन के गठबंधन में, 20 साल के गठबंधन में पहली बार भाजपा ने असर्ट किया है, और पहली बार नीतीश कुमार ने कंसीड किया है। आज से 5 साल पहले आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते थे। जब कम सीटें लेकर नंबर 3 की पार्टी होकर भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने, तब भी अगर भाजपा ये कहती कि गृह विभाग जो है हमारे नेता को दे दीजिए, नीतीश कुमार तैयार नहीं होते। तो ये बदलाव आया है पिछले 5 सालों में, जमीनी परिस्थितियों के कारण, उसके अलावा राजनीतिक परिस्थितियों के कारण।
ये जो लगातार बदलाव आ रहा है, बिहार की राजनीति धीरे धीरे बदल रही है। जिन लोगों को लगता है कि ये बिहार का चुनाव 10,000 की स्कीम से या जातियों के गठजोड़ से जीता गया है, वो अपनी दुनिया में जी रहे हैं। बिहार ने उस राजनीति को रिजेक्ट कर दिया है। ये जनादेश इस बात का स्पष्ट संकेत संदेश है कि बिहार अपने प्रदेश की राजनीति को केवल जातीय खांचे से देखने के लिए तैयार नहीं है। वो केवल जाति के आधार पर वोट नहीं देता। इसका ये मतलब नहीं कि लोग जाति भूल गए हैं या जाति खत्म हो गई है, लेकिन जाति एकमात्र निर्णायक बिंदु नहीं है। लोग देख रहे हैं कि उनके जीवन में परिवर्तन क्या आया है। 2005 से पहले बिहार कैसा था, बिहार की छवि कैसी थी, बिहार के लोगों की हालत कैसी थी। जो लोग मुद्दा बना रहे थे पलायन का, जो लोग पलायन करके गए हैं, दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं, वो भूले थोड़े हैं। उनको याद है कि वो किन परिस्थितियों में गए थे, यहां से क्यों जाना पड़ा था, क्या परिस्थितियां थी जिसकी वजह से उनको अपना प्रदेश छोड़ना पड़ा था। और इस बात को, ये परिवर्तन लाने में कोई मतलब ये जादू की छड़ी नहीं हो सकती। प्रधानमंत्री का एक वाक्य याद रखिए, चुनाव नतीजे के बाद उन्होंने कहा था बिहार में अब उद्योग धंधे लाने पड़ेंगे। उद्योग धंधे लाने का मतलब है रोजगार। रोजगार का मतलब है जो लोग अपना राज्य छोड़कर गए हैं उनको अपने राज्य में, अपने घर में नौकरी मिलना, काम मिलना। लेकिन इसमें समय लगेगा। ये बात राजनीतिक नेता नहीं समझते, लेकिन वो मजदूर समझता है जो दूसरे प्रदेशों में कष्ट उठाकर काम कर रहा है। उसको मालूम है कि ये बदलाव उसने अपने जीवन में देखा है कि किन परिस्थितियों में वो 2005 से पहले था, उसका परिवार था, आज किन परिस्थितियों में है। आज वो बाहर काम करते हुए भी अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर निश्चिंत है। उसको मालूम है कि उसके परिवार को पहले से ज्यादा बेहतर सुविधा मिल रही है। सड़क है, बिजली है, पानी है, महंगाई नहीं है, मुफ्त राशन मिल रहा है, तमाम तरह की सरकारी योजनाएं हैं जिसका लाभ मिल रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। तो ये परिवर्तन जो है उसको नेता नकार सकते हैं, आम आदमी नहीं नकार सकता। तो बिहार की राजनीति से ये जो परिवर्तन का सिलसिला शुरू हो रहा है, मैं बार बार कह रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर इसका असर आपको बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। केवल एक विभाग का मामला नहीं है, फिर कह रहा हूं, ये बड़े परिवर्तन का सूत्रपात है। और आगे देखिए क्या क्या होता है। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।